जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स की डायरी चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा हॉल में बैठे हुए जब एक सवाल पे 5 मिनट पसीना बहाने के बाद भी हाँ, और रफ शीट पर निकला हुआ जवाब ऑप्शन से मैच नहीं करता। बिल्कुल वो जो फीलिंग होती है ना, मतलब वो सिर्फ एक सवाल का नुकसान नहीं होता, वो अवचेतन मन में उस 2 स्टार्स की वर्दी के सपने का टूटना होता है। एकदम सही बात है। और इसीलिए आज का ये गहन विश्लेषण कोई सामान्य चर्चा नहीं है। हाँ, ये एक मास्टर क्लास है, विशेष रूप से यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हर उस कैंडिडेट के लिए जिसका लक्ष्य गणित के उस खौफनाक चक्रव्यूह को तोड़ना है। बिल्कुल, और 40 में से 40 का स्कोर पक्का करना है। तो आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम टॉपर्स की डायरी की प्रमाणित रणनीति का एक-एक पन्ना डिकोड करेंगे। क्योंकि जब हम इस स्रोत सामग्री को गहराई से देखते हैं, हाँ। तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक सिलेबस का नीरस विवरण नहीं है। मतलब ये असल में एक बहुत ही सघन मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति है। मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति मतलब सोचने का तरीका। हाँ बिल्कुल, ये हमें समझने का मौका देती है कि एक आम कैंडिडेट और एक मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले टॉपर के सोचने के तरीके में बुनियादी अंतर क्या होता है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तो चेक नहीं करती। एकदम नहीं, ये दबाव सहने, टाइम मैनेजमेंट और एक अचूक रणनीति का टेस्ट है। सही कहा। तो रणनीति की जब बात हो ही रही है, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, हाँ बताइए। वो ये है कि पूरा का पूरा फोकस सिर्फ गणित पर ही क्यों है? मतलब स्रोत में जो पाई चार्ट दिया गया है, बिल्कुल, उसमें हिंदी, मूल विधि और जीएस जैसे भारी भरकम विषय भी हैं। तो फिर गणित ही असली गेम चेंजर क्यों? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान इन विषयों के नेचर में छिपा है। अगर हम हिंदी या जीएस की बात करें, हाँ, जो रटने वाले विषय हैं। बिल्कुल, कोई भी सीरियस कैंडिडेट जो महीनों से पढ़ रहा है वो इन्हें रट लेगा, लेकिन इन विषयों में एक स्कोरिंग लिमिट होती है। अच्छा, स्कोरिंग लिमिट। हाँ, जैसे किसी ऐतिहासिक घटना का साल पूछा गया है, तो या तो वो आपको याद है या नहीं याद है। उसमें कोई लॉजिक लगाकर नया उत्तर तो नहीं बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन गणित का ढांचा एकदम अलग है। ये 100% सटीकता और तर्क का विषय है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उत्तर आएगा ही। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच की तरह हो गया। हाँ, वो कैसे? मतलब स्पिन गेंदबाजी तो पिच पर मौजूद हर बल्लेबाज खेल लेता है। हिंदी और जीएस उसी स्पिन गेंदबाजी की तरह है। हाँ, सही एनालॉजी है। लेकिन गणित वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे वाली तेज बाउंसर है। यही तय करती है कि मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा। एकदम सटीक तुलना है। जो इस बाउंसर पर हुक शॉट मारना सीख गया, मेरिट लिस्ट में उसी का नाम होगा। बिल्कुल। और इसीलिए जब हमें पता है कि गणित ही जीत का पैमाना है, तो सबसे पहले हमें सिलेबस के नक्शे को समझना होगा। हाँ, वो जो स्रोत सामग्री में यूपी के नक्शे के साथ 60-20-20 का विभाजन दिया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी 60% अकेले अंक गणित का है। अरिथमेटिक, राइट? हाँ, उसके बाद 20% हिस्सा नंबर सिस्टम का है और बाकी 20% क्षेत्रमिति और डीआई का। और यहाँ सबसे कड़ा नियम बताया गया है कि सबसे बड़े दुश्मन पर सबसे पहले वार करें। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब आमतौर पर तो लोग यही कहते हैं ना कि हमेशा शुरुआत आसान और छोटी चीजों से करनी चाहिए। हाँ, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। वही तो फिर यहाँ सीधे 60% वाले विशाल अंक गणित से भिड़ने की बात क्यों हो रही है? कैसे डर नहीं लगेगा? देखिए, सतह से देखने पर ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का मनोविज्ञान बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो कैसे? प्रतिशत वाले हिस्से कर लिए, उसका दिमाग उस पल के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन पीछे वो 60% वाला पहाड़ तो बचा ही रहेगा। बिल्कुल, उसके अवचेतन मन में वो घड़ी टिक टिक करती रहेगी और वो चिंता उसे आसान सवालों में भी गलतियां करने पर मजबूर कर देगी। ओह, तो मतलब बैकग्राउंड में स्ट्रेस चलता रहेगा। हाँ, इसके उलट अंक गणित पूरे गणित की नींव है। लाभ हानि, समय, दूरी, ये असल जिंदगी का गणित है। जब कोई इसे सबसे पहले मुट्ठी में कर लेता है, तो जो आत्मविश्वास आता है वो गजब का होता है। बची हुई 40% लड़ाई फिर बहुत आसान लगने लगती है। ये नजरिया तो वाकई गेम चेंजर है। और जब हम सोच की बात कर रहे हैं, तो आम छात्र और टॉपर के बीच जो हथियारों का चुनाव है, हाँ, वो जो एक्स और वाई मानने वाली बात है। बिल्कुल। स्रोत में लिखा है कि जो लोग स्कूल वाले एक्स और वाई के फॉर्मूले में उलझे रह जाते हैं, वो रेस से बाहर हो जाते हैं। एकदम सही। एक टॉपर हमेशा
रेशियो और परसेंटेज के जादुई तरीकों पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लगी वो ये कि 70% कैलकुलेशन सिर्फ दिमाग में करनी है। हाँ, पेन और रफ पेपर उठाने की आदत को छोड़ना होगा। मतलब हर छोटी बात के लिए पेन ना उठाना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस न्यूरोलॉजिकल विज्ञान काम करता है। अच्छा। देखिए, जब कोई छात्र एग्जाम में पेन उठाता है तो आंखें स्क्रीन देखती हैं, दिमाग डेटा प्रोसेस करता है, फिर हाथ को सिग्नल भेजता है लिखने के लिए। हाँ, और इस पूरे सिंक में टाइम जाता है। बिल्कुल। जो माइक्रो सेकेंड्स खर्च होते हैं वे 40 सवालों तक आते आते कई मिनटों में बदल जाते हैं। बाप रे, तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए पेन न उठाना दिमाग को मजबूर करता है कि वो नंबर्स को वर्किंग मेमोरी में रोके रखे। ये दिमाग को तेज गति से प्रोसेस करने के लिए ट्रेन करता है। और इसी सोच वाले हिस्से में एक शब्द आया था, ईगो। हाँ, अहंकार। ये बहुत दिलचस्प है कि गणित में एक मनोवैज्ञानिक शब्द का इतना महत्व है। मतलब एग्जाम हॉल में कोई कैमरा तो लगा नहीं है जो देख रहा हो कि किसने मुश्किल सवाल हल किया। बिल्कुल नहीं। फिर भी लोग किसी मुश्किल सवाल पे अपनी ईगो अड़ाकर 5 मिनट बर्बाद कर देते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा जाल है। ये जाल हर साल हजारों मेधावी छात्रों को बाहर कर देता है। ईगो परीक्षा हॉल का सबसे खामोश दुश्मन है। हाँ, मुझसे ये सवाल कैसे नहीं हुआ, ये वाली सोच। हाँ, असली रणनीति ये है कि आसान और मध्यम स्तर के सवालों में 100% सटीकता रखी जाए। क्योंकि हर सही सवाल का नंबर तो बराबर ही है ना। बिल्कुल। 10 सेकंड में हल हुआ सवाल भी उतने ही नंबर देगा जितने 5 मिनट वाला। टॉपर अपनी ईगो बाहर छोड़कर आता है। क्या बात है। अब अगर हम दिमाग में कैलकुलेशन करने की इस निंजा तकनीक की बात कर ही रहे हैं, नंबर सिस्टम वाले खजाने की बात। बिल्कुल, सिलेक्शन की सीढ़ी और नंबर सिस्टम। स्रोत सामग्री में प्रतिशत को पूरे गणित की आत्मा बताया गया है। हाँ, क्योंकि अगर परसेंटेज रगों में उतर गया तो लाभ हानि, साधारण ब्याज सब उसी पे टिका है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अहम मोमेंट वो नंबर सिस्टम के 3 ब्रह्मास्त्र थे। हाँ, लोग अक्सर नंबर सिस्टम को सिर्फ संख्याओं का वर्गीकरण मानकर छोड़ देते हैं, जबकि ये तो जादुई चाबियों का गुच्छा है। एकदम। इसका पहला ब्रह्मास्त्र है विभाज्यता के नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स। हाँ, जिससे पूरा सवाल हल किए बिना ही ऑप्शंस खत्म किए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल हल करने से ज्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कला है। और दूसरा ब्रह्मास्त्र तो और भी कमाल है, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। हाँ, वो तो समय बचाने का अचूक तरीका है। मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 724 को 839 से गुणा करना है। आम छात्र पूरा गुणा करने बैठ जाएगा। हाँ। लेकिन स्मार्ट कैंडिडेट सिर्फ आखिरी अंक देखेगा, 4 और 9। दिमाग में गुणा किया, 36 आया। तो उत्तर के अंत में 6 होना ही चाहिए। बिल्कुल। और बाकी 3 ऑप्शन 2 सेकंड में बाहर। ये तो स्मार्टनेस का चरम है। एकदम सही। और तीसरा ब्रह्मास्त्र है शेषफल प्रमेय, यानी रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, वो घातों या पावर्स वाले बड़े बड़े डरावने सवाल। बिल्कुल, दिखने में किसी एलियन भाषा जैसे लगते हैं, लेकिन इस प्रमेय से 5 सेकंड में उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त भी थी ना। हाँ, वो बिजली सी स्पीड का फ्रेमवर्क। इसके बिना ये ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेंगे। हाँ, नोट्स में बड़ी सख्त हिदायत है। 30 तक के पहाड़े उंगलियों पर रटे होने चाहिए। और 50 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब्स। और वो फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलना, जैसे 18 देखते ही दिमाग में 12.5% क्लिक करना चाहिए। बिल्कुल। अगर 800 का 12.5% निकालना है तो गुणा नहीं करना है, सीधे 800 को 8 से भाग देके 100 निकाल लो, पेन मत उठाओ। एकदम। ये कंप्यूटर की रैप बढ़ाने जैसा है। दिमाग बेसिक जोड़ घटाने में ऊर्जा नष्ट नहीं करता, बल्कि सवाल के लॉजिक पर फोकस करता है। अब इस मजबूत नींव के बाद हम उस 20% वाले हिस्से पे आते हैं जो अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। क्षेत्रमिति और डीआई। हाँ यार, मतलब जैसी स्क्रीन पर बेलन, शंकु या पाई चार्ट आता है, एक अलग ही लेवल का खौफ पैदा होता है। जैसे 10वीं कक्षा का सबसे कठिन पेपर आ गया हो। बिल्कुल। ये 3D आकृतियां सीधा डराती हैं। क्या ये डर वाजिब है? देखिए, सच्चाई ये है कि भर्ती बोर्ड यहाँ किसी से पीएचडी नहीं मांग रहा। ये खौफ सिर्फ आकृतियों के दिखने वाले जटिल रूप का है। क्षेत्रमिति केवल फॉर्मूलों का सीधा खेल है। मतलब अगर फॉर्मूले याद हैं तो बस वैल्यू रखो और उत्तर सामने। बिल्कुल, कोई घुमावदार पहेली नहीं होती उसमें। तो इसका मतलब जो डीआई को लेकर हवा बनाया जाता है वो भी एक छलावा है। 100%। डीआई में कोई नया गणित थोड़ी लग रहा है। हाँ, वो तो सिर्फ औसत, प्रतिशत और अनुपात का ही पुराना खेल है ना। बस ग्राफ में परोस दिया है। आपने बिल्कुल सटीक निष्कर्ष निकाला।
एक बार जब कोई ये समझ लेता है कि गोलाकार पाई चार्ट असल में प्रतिशत ही है, तो डर खत्म हो जाता है। मतलब ये तो मुफ्त के मार्क्स हो गए फिर? बिल्कुल, सिर्फ थोड़े अभ्यास की जरूरत है। बहुत राहत की बात है ये। चलिए अब मान लेते हैं कि ट्रिक्स सीख लिए, फॉर्मूले रट लिए, डर भी निकाल दिया। लेकिन असली चुनौती तो एग्जाम हॉल के उन 2 घंटों में 40 सवालों का चक्रव्यूह कैसे भेदें? इसके लिए 2 राउंड की रणनीति सबसे व्यावहारिक है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट वाली। ज्ञान होना और उसका सही समय पर इस्तेमाल करना दोनों अलग चीजें हैं। पहला राउंड है आसान शिकार। आसान शिकार। हाँ, प्रति सवाल अधिकतम 20 से 30 सेकंड। जो सवाल देखते ही हल हो रहे हैं उन्हें तुरंत खत्म करो, और जो थोड़ा भी अटके उसे बिना ईगो के मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल। मैं इसकी तुलना सुपरमार्केट वाली स्पीड शॉपिंग से करता हूँ। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए आपके पास शॉपिंग के लिए 5 मिनट हैं, तो पहले राउंड में आप खाली कार्ट लेके दौड़ेंगे और जो सामने आसानी से दिख रहा है वो डाल लेंगे। सही है। कोई अनजान प्रोडक्ट उठाकर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने में टाइम थोड़ी बर्बाद करेंगे। हाँ, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ना ही मतलब लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल में उलझना है। हाँ। और जब ये पहला राउंड खत्म होता है तब शुरू होता है दूसरा राउंड, कैलकुलेटिव वॉर। इसमें हम 1 मिनट तक दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि पहले राउंड में आपने एक बड़ा स्कोर सुरक्षित कर लिया है, दिमाग शांत है। और शांत दिमाग से भारी सवालों को बिना पैनिक के हल किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये मानसिक शांति एक दिन में नहीं आती। इसके लिए मॉक टेस्ट एनालिसिस इंजन चाहिए। वो 4 स्टेप्स वाला चक्र। हाँ, पहला स्टेप है टाइमर के साथ बिना डिस्टरबेंस के मॉक टेस्ट देना। और दूसरा स्टेप जो सबसे दर्दनाक है, अपनी कमजोरियां पहचानना। सही कहा। ये देखना कि कौन से सवाल ने समय खाया। तीसरा स्टेप है टॉपर्स की डायरी खोलकर उस कमजोर टॉपिक का रिवीजन करना। और चौथा स्टेप मेरा फेवरेट है, उसी कमजोर टॉपिक के 50 नए सवालों पर फिर से प्रहार करना। तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक कमजोरी ताकत न बन जाए। 50 सवाल क्यों? क्योंकि पहले 10 सवाल नियम याद दिलाते हैं, अगले 20 गति लाते हैं और आखिरी 20 उसे मसल मेमोरी में बदल देते हैं। क्या बात है। अब सबसे अहम सवाल, इस पूरी रणनीति को रोज की दिनचर्या में कैसे उतारा जाए? इसके लिए सफलता का त्रिकोण है। पहला खंबा स्पीड, दूसरा सटीकता और तीसरा सवाल का चुनाव। हाँ, कौन सा सवाल करना है और कौन सा छोड़ना है। बिल्कुल। और डेली रूटीन की बात करें तो सुबह 1 घंटा नए कॉन्सेप्ट, दोपहर में 1.5 घंटा PYQ टाइमर के साथ, शाम को 30 मिनट कैलकुलेशन या मॉक, और रात को सोने से पहले के 15 मिनट वो सबसे जादुई हिस्सा, अपनी टॉपर्स की डायरी में दिन भर की गलतियां लिखना। हाँ, ये आत्मसमीक्षा एक मनोवैज्ञानिक एंकर बनाती है ताकि कल वो गलती दोबारा न हो। बिल्कुल, ये साबित करता है कि सफलता एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये अनुशासन का परिणाम है। एकदम शीशे की तरह साफ हो गया सब। नोट्स के अंत में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी की तस्वीर का जिक्र है। हाँ, वो अकेडमी अपने भविष्य के सब इंस्पेक्टर्स का इंतजार कर रही है। और वो लाइन, आज का पसीना कल की वर्दी है, रोंगटे खड़े कर देती है। रणनीति डिकोड हो चुकी है, अब बस एक्शन लेना बाकी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जाते जाते गहरा विचार। आज हमने बात की कि गणित में ईगो छोड़ना और सही सवाल चुनना ही कुंजी है। जरा सोचिए, क्या ये नियम हमारी असल जिंदगी पर लागू नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या हम अपनी जिंदगी में भी सही लड़ाइयों को चुनने और गलत बहसों को बिना ईगो के छोड़ने की कला इस 40-40 रणनीति से नहीं सीख सकते? इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए दिलचस्प विषय के साथ।